31 दिसंबर 1929 लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग उठाते हैं। लेकिन इस पूर्ण स्वराज की मांग का विरोध करने के लिए तीन ग्रुप खड़े हो जाते हैं और ये तीन ग्रुप थे मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, और दूसरा भीमराव अंबेडकर का दलित ग्रुप, और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए इसी अधिवेशन में अलग राज्य की मांग रखी थी। बस फिर क्या था, सिख इसी अलग राज्य की मांग को लेकर आगे बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे ये मांग और तेज होने लगी थी। और अब आता है साल 1940, जब एक पैम्फलेट में खालिस्तान शब्द पहली बार सामने आता है। फिर आती है साल 1947, धीरे धीरे ये अलग राज्य की मांग और तेज होने लग गई थी। 19 साल तक ये आंदोलन चला। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 को इस मांग को मानकर पंजाब के 3 हिस्से कर देती है। पंजाबियों या यूँ कहें कि सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी वो तो उनको मिल गया, लेकिन अब ये खालिस्तान का मुद्दा कहाँ से आ गया। दरअसल इसकी शुरुआत पंजाब में 1969 में होती है। पंजाब में 1969 में चुनाव होते हैं और जगजीत सिंह चौहान, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार जाते हैं। हारने के बाद वो ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन में वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम था खालिस्तान आंदोलन। बस यहीं से खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। चौहान इस आंदोलन को और तेज करना चाहते थे और उसके लिए ज़रूरत थी फंडिंग की। और फंडिंग के लिए चौहान 1971 में न्यूयॉर्क टाइम में एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं कि अगर कोई भी इस आंदोलन को और इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है या इस आंदोलन को फंडिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी तक जो आंदोलन ब्रिटेन में फल फूल रहा था उसकी नींव रखने के लिए चौहान 1977 में भारत आता है और 2 साल तक भारत में रहने के बाद 1979 में वापस वो ब्रिटेन चला जाता है। और ब्रिटेन में जाने के बाद वो खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना करता है और उसका अध्यक्ष बनता है। उसके बाद चौहान अपनी खुद की एक कैबिनेट बनाता है और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर देता है। और राष्ट्रपति घोषित करने के बाद वो खुद का खालिस्तानी पासवर्ड, स्टाम्प, खालिस्तानी डॉलर तक जारी कर देता है। इतना ही नहीं, वो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी भी खोलता है जहां पर खालिस्तान के पासपोर्ट बनाए जाने लगे थे। ये सब होने से पहले कहीं ना कहीं सिखों को पंजाब तो अलग राज्य मिल गया था, लेकिन सिख इससे संतुष्ट नहीं थे और वो सिखों के लिए ज़्यादा अधिकार की मांग उठाने लग जाते हैं। और इसके लिए अकाली दल भी 1973 और 1978 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास करती है जिसमें कहा गया था कि पंजाबियों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। और इस प्रस्ताव में वो साफ साफ लिखते हैं कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा के अधिकार हों और बाकी सभी मामलों के अधिकार जो है पंजाब सरकार के पास हों। और साथ ही साथ पंजाब को ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात भी इस प्रस्ताव में की गई थी। लेकिन इस प्रस्ताव की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस प्रस्ताव में अलग देश की बात नहीं कही गई थी, लेकिन कहीं न कहीं खालिस्तान की मांग करने वालों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही थी। और इसी में थे जनरल सिंह भिंडरावाला, वो भी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। और अब वो समय आता है जब खालिस्तान की मांग पीक पर थी। साल 1982 अकाली दल के लीडर HS लोंगेवाला और प्रकाश सिंह बादल ने अपना मोर्चा खोल दिया और सरकार से डिमांड रखी आनंदपुर साहिब को लागू किया जाए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी बोलने वाले इलाकों को पंजाब में मिलाया जाए और सतलुज और यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरावाला के साथ पंजाब में धर्म युद्ध मोर्चा खोलकर रख दिया, जिससे सरकार भौचक्का रह गई। इन सब डिमांड से पहले पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका जिम्मेदार भिंडरावाला को माना जा रहा था। उसके बाद भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर में ही अपना घर बनाकर बैठ जाता है और वहीं से अकाल तख्त के बारे में लोगों को विचार देने लग जाता है। और पंजाब में उस समय अलगाववाद और हिंसक घटनाएं इतनी बढ़ रही थी कि सरकार को लग रहा था कि ये सब भिंडरावाला की वजह से हो रहा है
और भिंडरावाला को पकड़ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब को देखकर इंदिरा गांधी की सरकार एक्शन में आती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है। इसमें आर्मी को शामिल किया गया था और कहा यह भी जाता है कि अगर ये ऑपरेशन जल्द से जल्द कामयाब नहीं हुआ होता तो पंजाब में खालिस्तान की घोषणा हो गई होती। 1 जून 1984 को ये ऑपरेशन शुरू होता है और सेना स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेर लेती है। पंजाब में किसी का भी आना जाना बंद कर दिया जाता है। रेलगाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, बस सेवाएं भी रोक दी जाती हैं, यहाँ तक कि फ़ोन कनेक्शन भी काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और 4 जून को गोलीबारी के साथ सेना अपना ऑपरेशन शुरू करती है। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक स्वर्ण मंदिर पर आते हैं और भीषण खून खराबा होता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी दूसरे देश ने तो पंजाब पर हमला नहीं कर दिया। उसके बाद 6 जून को भिंडरावाला को मार गिराया जाता है। भिंडरावाला के मारे जाने के बाद 1985 में राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में एक शांति समझौता होता है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं। और जैसे ही ये हस्ताक्षर करने के बाद लोंगेवाला पंजाब लौट रहे थे, कुछ कट्टरपंथी उनको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद उग्रवादियों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और उग्रवादी सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुओं को निशाना बनाकर उनका कत्ल करने लगे। और 23 जुलाई 1985 की घटना ने तो हर किसी का दिल दहला दिया, जब कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन की ओर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया जाता है और इस तरह से इसमें बैठे सभी व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद बब्बर खालसा संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया। ये सब देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 1990 तक मौत का ये नंगा नाच ऐसे ही चलता रहता है। उग्रवादी ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल लोगों को चुन चुन कर मारने लगे थे। 1990 के बाद पंजाब से उग्रवादियों का सफाया कर दिया जाता है, लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थक और आतंकी मॉडल ने भारत के बाहर भी अपने ठिकाने बना लिए थे। लेकिन आज भी कुछ छुटमुट संगठन खालिस्तान के डिमांड को उठाकर सरकार को टेंशन में डाल देते हैं।